स्वागत है दोस्तों आपका DSLV एजुकेशन में। आज हमने जो सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज अपन 9 दिसंबर 2018 की पेपर को सोल्व करेंगे। 9 दिसंबर 2018 को जो सीटेट का फर्स्ट पेपर हुआ था उसके CTP क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं 19, 20 और 21 के पेपर सोल्व करवा चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर उनको आप देख के जाइएगा कि सीटेट के जो पेपर हो रहे हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि शिफ्ट में पेपर हो रहा है और शिफ्ट टू शिफ्ट भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उनको देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। और आज अपन 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसका CTP के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो अपन आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के लिए माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने के साथ साथ दोहराना चाहिए। तो समय पर पूरा कराना चाहिए और दोहराना भी चाहिए, सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त बेस्ट आंसर है कि संवाद और पूछताछ के माध्यम को बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करती है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी यानी सेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। दोस्तों इनके ऑप्शन चाहे भले बड़े हो, लेकिन इनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। अगर ऐसी अलमारी जो सप्ताह में एक बार बाहर आए उससे क्या मतलब है, बच्चे तो रोज़ सीखेंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे अपन देखते हैं इस वाले ऑप्शन को, अपन देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक सामग्री संचालित योजनाबद्ध अधिगम वाली हो, संचरित और संचालित योजनाबद्ध अधिगम वाली हो सकती है। और सामग्री जो विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो, अगर वो पहुंच से परे हो और लंबे समय तक चलने का क्या महत्व है, बच्चे के लिए तो बनाई गई है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखो आप, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए, बिल्कुल उपयुक्त बेस्ट ऑप्शन इसका यही होगा, क्योंकि कभी भी वो ऐसी सामग्री जिससे कभी भी बच्चे ले सके और पढ़ सके, तो अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री यही होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्री में से एक है। एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो इसमें भी वही बेस्ट ऑप्शन की तरफ अपन जाना है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और सामग्री में से एक हो सकती है, बिल्कुल। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, वे एक राष्ट्र राज्य में अधिगम एकरूपता बनाए रखना, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हो भी सकती है लेकिन जरूर नहीं होगी। अपने राजस्थान में ही अपन देखते हैं तो CBSE बोर्ड और RBSE बोर्ड में भी डिफरेंस है। वे अध्ययन के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन का क्या मतलब है, बच्चे की पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए उपयोगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है, सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से ही बच्चा सीखता है और उससे पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और अपन को आंसर की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। NCF किसकी बात करता है। ऑप्शन में अपन देखते हैं रचनात्मकता की बात करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित होते हैं। तो इस मतलब प्रेरित, अगर वह नियमित होते हैं तो जरूरी थोड़ा ना वो प्रेरित हो शिक्षक से या कक्षा में बच्चे प्रेरित हो। अनुशासन रहते हैं तो जरूरी थोड़ा ना है वे वर्दी पहन के आते हैं तो बात वो अनुशासन का ही पार्ट है, अच्छी वर्दी पहन के आने। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं।
वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रेरित प्रश्न पूछते हैं। अगर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब है प्रेरित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है। अधिगम में सुधार करने के लिए शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक सामग्री तो बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग भी करना चाहिए। और नियमित मूल्यांकन जरूरी नहीं है नियमित हो, लेकिन एक अंतराल पर मूल्यांकन भी होना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी। सबसे बेस्ट आंसर अपना हो जाएगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करेंगे तभी बच्चे ढंग से अधिगम उपयुक्त होंगे, उनका अधिगम अच्छे से उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को उनके पाठ रटाकर याद करने में, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में। चुप्पी साधने में अधिगम का कोई मतलब नहीं है, अनुशासन का। शिक्षकों को निर्देश देने का कोई मतलब नहीं है, और रटकर याद करने का क्या अनुशासन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे अपन इसको देखते हैं, पौष्टिक आहार। तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आनुवांशिकता और पर्यावरण, तो उसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड ही एकमात्र ऑप्शन है जो केवल दोनों की बात कर रहा है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। नहीं, मैंने नहीं को रेड में कर रखा है, लेकिन आप इसे ध्यान रखना जब भी आप पेपर में जाओ। अभी ऑनलाइन पेपर है तो स्क्रीन पे नहीं वाले को आप विशेष ध्यान रखो। अब टिक भी नहीं कर सकते, ऑफलाइन पेपर में तो अपन टिक कर सकते, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है अपन को। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा नहीं कहा जा सकता। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम सीखते हैं। बिल्कुल निरंतर अभ्यास से सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन विकास गुणात्मक चरणों में नहीं। विकास होता है, विकास की बात की है तो ये गुणात्मक चरणों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, मतलब एक गुण है जो नहीं है। तो अनुक्रमणीयता भी ये करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहम मान्यता। अहम केंद्र तो होता ही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। ऑप्शन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो देखो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। नए कौशल जरूरी है क्या, आपसे उससे खेलने से सीखोगे। नए कौशल तो और भी कई तरह से अपन सीख सकते हैं। शरीर की निपुणता एक्सरसाइज से भी हो सकती है, ज़रूरी है खेल से ही हो। इंद्रिय उत्तेजित का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, समय बिताने का एक सुखद तरीका है, और वहाँ से वह सामाजिकता की भावना सीखता है, कोऑपरेटिव की लर्निंग सीखता है कि। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रण करता है। वे विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हो। सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे गंभीर रूप से कब सोचेगा, जब विभिन्न तरीकों से सवाल को हल करेगा। विभिन्न तरीकों से जब करेगा तो वो सोचेगा और गंभीर तरीके से उसको चिंतन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परियोजना विधि, समता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और बच्चों की लेबलिंग करना। प्रकृति शिक्षा बच्चों की लेबलिंग कर देंगे और समूह बना देंगे, क्षमता बना देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। रैंकिंग कर देंगे, क्षमता समूह बना देंगे तो उसमें प्रकृति शिक्षा का कोई योगदान नहीं है। और परीक्षण और रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग तो करनी ही नहीं है अपन को, प्रकृति शिक्षा में रैंकिंग तो ना करते हैं। यहाँ पे करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। बिल्कुल सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया, सामाजिक और प्रकृति की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सब इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा रहा हो, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है तो ये निकटवर्ती विकास क्षेत्र है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की ने इसकी बात की थी जेडपीडी की, तो जेडपीडी यहाँ पे जेडपीडी का बेस्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करता हो। जब बच्चा लगभग स्वयं कार्य करता है तो उसको थोड़ी हेल्प कर देते हैं तो उसी को जॉन पीडी कहते हैं, जेड ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर उठा दीजिए। ये रेड बटन जो दिया गया है उसको दबाना बिल्कुल फ्री है। आप इस रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहे और आपके प्रिपरेशन में एक अच्छा योगदान होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? ट्यूशन को छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया के द्वारा करते हैं, सामाजिकरण और संस्कृति के द्वारा भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मानकीकृत प्रेक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तरफी नहीं देते। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। वे परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। तो इसका आलोचनात्मक तरीका यही है कि वे पक्षपाती होते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आलोचनात्मक परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में तथा तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में,
आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने पर। तो यहाँ पे दे रखा है सीखने के लिए मूल्यांकन, और सीखने के मूल्यांकन का बच्चे की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में करते हैं। मूल्यांकन जब भी करते हैं तो उसकी प्रगति और उसके उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए ही करते हैं। तो ऑप्शन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई गई है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही रहेगा अपना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा वापिस। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। वे विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि का केंद्रित है। बिल्कुल सतत एवं समग्र मूल्यांकन बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमानी रूप में चिन्हित के लिए उपयोग करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी है यह विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि का स्तर भी बताता है। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर दे रखा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दोस्तों ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आरटीई का हिस्सा है, तो आरटीई को अनिवार्य किया गया है, ना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अपना गलत होगा, क्योंकि आरटीई को अनिवार्य किया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को नहीं। ये उसमें एक बिंदु दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन इसको बहुत ध्यान से अपन देखेंगे तो इसका आंसर अपन को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों में प्रतिभा किसके कारण उत्पन्न हो सकती है? एक अनुशासित दिनचर्या, अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता। तो बिल्कुल अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, एक प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाती है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए कक्षा में एक अच्छा माहौल तभी हो सकता है जब उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों से उपयोग पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का सम्मिलित करना। तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने की हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पूछा नहीं है, तो नहीं का विषय रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलग अलग सोच वाले बच्चे उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। कौन से बच्चों की? प्रत्यास्थी बच्चों की, विकलांग की, डिस्लेक्सिया की, सृजनात्मकता की। बिल्कुल क्रिएटिव बच्चों की पहचान करते हैं, सृजनात्मक बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच पैटर्न वाले बच्चों की पहचान सृजनात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? ये ऑप्शन वापस दे रखा, नहीं कर सकता। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो यहाँ अभी इनमें से शिक्षकों द्वारा बच्चों की समस्या हल करने का तरीका बिल्कुल ये नहीं है, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। डर एक संवेग है, डर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है,
बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने और अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, तो यहाँ इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने और अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें ये आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबाइए, ये फ्री है, और बेल आइकन हिट कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।